नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप बहुत ही स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अभी काफ़ी दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, जिसकी कारण मेरी व्यक्तिगत व्यस्तता थी और जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। लेकिन अब से आप आज से 1 अगस्त 2026 से आप प्रतिदिन 2 वीडियो प्राप्त करेंगे। एक वीडियो हिंदी में और एक वीडियो इंग्लिश में रहेगा, जिसमें आप दिन भर के जो भी पिछले दिन के जो भी प्रमुख समाचार हैं उनके एडिटोरियल को ऑडियो रूप में सुन सकते हैं। इन ऑडियोज़ को आप मेट्रो में, बसेस में, ट्रेन में, कहीं ऑफिस से घर जाते समय या घर से ऑफिस जाते समय, विद्यार्थी लोग घर से स्कूल जाते समय, स्कूल से घर जाते समय, यदि आप इनको सुनते रहते हैं रोज रेगुलर, ये आपके लिए फूड फॉर थॉट का काम करेंगे, एक करंट अफेयर के कंटेंट का काम करेंगे। आपको कोई भी, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि अखबार पढ़ने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी, लेकिन काफ़ी हद तक लगभग 75% आपका काम हो जाएगा। यदि आप आज का अखबार नहीं भी देख पाते हैं और ये ऑडियो सुन लेते हैं, तो आपका कार्य हो जाएगा। तो बने रहिए हमारे साथ और इन वीडियोस का आनंद लीजिए। आप मेरे व्हाट्सएप पे भी जुड़ सकते हैं, यूट्यूब RNQ न्यूज़ डिजिटल मीडिया से जुड़ सकते हैं, फेसबुक RNQ न्यूज़ डिजिटल मीडिया से जुड़ सकते हैं और ट्विटर में भी RNQ न्यूज़ डिजिटल मीडिया से जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम पर भी मैं हूँ, RNQ न्यूज़ डिजिटल मीडिया। तो आप इन सब जगहों पर जुड़कर, आप जिस माध्यम में सरलता पा रहे हों उन पर जुड़कर आप इन वीडियोस को सुना कीजिए। और जो विशेष रूप से जो कंपटीशन की तैयारी करने वाले बच्चे हैं, उनके लिए तो ये विटामिन की गोली है। आप छोटी सी देर में, 10 मिनट में, 15 मिनट में आप एक तरह से देश के जो बुद्धिजीवी वर्ग है उनकी बातें आप सुन रहे होते हैं। आपके लिए इतना ज़रूरी है कि मुझे नहीं लगता कि इन एडिटोरियल्स के बिना आप कोई निबंध लिख पाएंगे, कोई जनरल स्टडीज़ का कोई उत्तर लिख पाएंगे। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप हमारे साथ जुड़े रहिए और ऑडियो रूप में इन सब चीज़ों को सुनते रहिए, जानते रहिए, समझते रहिए। आइए आज का हम एडिटोरियल शुरू करते हैं। आज विशेष रूप से 4 एडिटोरियल पर हम बात करने वाले हैं। इन 4 एडिटोरियल में पहली हेडलाइन है, अमेरिका से भी सतर्क रहने की जरूरत, दैनिक जागरण। राज्य शक्ति की प्रतिद्वंदी बनती कॉरपोरेट शक्ति, बिजनेस स्टैंडर्ड, नियम बनाम नैतिकता, जनसत्ता। सिर्फ फास्ट ट्रैक कोर्ट से नहीं बनेगी बात, हिंदुस्तान। अब संपादकीय विस्तार से। अमेरिका से भी सतर्क रहने की जरूरत, दैनिक जागरण। दिव्य कुमार सोती, लेखक, काउंसिल ऑफ स्ट्रेटेजिक अफेयर्स से संबद्ध सामरिक विश्लेषक हैं। गत दिनों उत्तर प्रदेश में भारत नेपाल सीमा पर स्थित सनौली बॉर्डर के पॉइंट के पास से एक संदिग्ध अमेरिकी नागरिक जॉर्डन ब्राउन की सीमा सुरक्षा बल यानी BSF द्वारा हिरासत में लिया गया। ब्राउन ने वैध पासपोर्ट और वीजा के बिना ही समुद्री रास्ते से भारत में प्रवेश किया था और दक्षिण भारत में काफी समय बिताने के बाद उत्तर प्रदेश पहुंचा, जहां से वह अवैध तरीके से सीमा पार कर नेपाल में घुसने वाला था। इसमें चौंकाने वाले कई पहलू हैं। अमेरिका के कैलिफोर्निया प्रांत का रहने वाला ब्राउन कई वर्षों तक अमेरिकी नौसेना के विशेष कमांडो दस्ते नेवी सील्स में काम कर चुका है। यह वही खुफिया कमांडो दस्ता है जिसने कभी पाकिस्तान में घुसकर ओसामा बिन लादेन को मार गिराया था। ब्राउन के पास अमेरिकी नागरिक होने के बावजूद अमेरिकी पासपोर्ट नहीं था।
परंतु एक नकली चीनी पासपोर्ट उसके पास बरामद हुआ है। ऐसे में प्रश्न उठता है कि अमेरिकी सेना के विशेष खुफिया कमांडो दस्ते में रह चुका व्यक्ति बिना अनुमति के भारत में किसी जासूसी या आतंकी की तरह घुसपैठ कर सीमावर्ती क्षेत्रों में क्या कर रहा था। ब्राउन का मामला अपवाद नहीं है। गत गत मार्च में ही भारतीय सुरक्षा एजेंसियों द्वारा एक अमेरिकी मैथ्यू वैन डाइक और 6 यूक्रेनी नागरिकों को कोलकाता और पूर्वोत्तर से गिरफ्तार किया गया था। ये सब मिलकर यूरोप यूरोप से ड्रोन को भारत में लाकर म्यांमार और पूर्वोत्तर में सक्रिय आतंकी संगठनों को उड़ाने और उनके माध्यम से हवाई हमले करने की ट्रेनिंग दे रहे थे। इनमें से कई लोग पूर्वोत्तर के उन क्षेत्रों में घुसपैठ कर चुके थे जिसमें प्रवेश के लिए विदेशी नागरिकों को सरकार से विशेष परमिट प्राप्त करना आवश्यक होता है। ब्राउन की तरह ही डाइक का भी अमेरिकी सुरक्षा प्रतिष्ठानों से पुराना नाता रहा है। जब पश्चिमी देशों ने लीबिया में कर्नल गद्दाफी के तख्तापलट की ठानी तो डाइक एक युद्ध पत्रकार से गोरिल्ला लड़ाका बन गया और अमेरिकी समर्थन से गद्दाफी सरकार के विरुद्ध युद्धस्थ गुट में शामिल हो गया। पश्चिम एशिया के कई सशस्त्र संघर्ष में हिस्सा लेने के बाद डाइक ने 2018 में सन्स ऑफ लिबर्टी इंटरनेशनल नामक संस्था की स्थापना की जो अमेरिकी हितों को साधने वाले गुरिल्ला और आतंकी संगठनों को दुनिया भर में प्रशिक्षण, मार्गदर्शन और सलाह देने का काम करती है। यह संस्था ब्लैक वाटर जैसे निजी भाड़े के लड़ाके और विभिन्न युद्धक सेवाएं मुहैया कराने वाले अमेरिका के कॉरपोरेट रक्षा तंत्र का एक हिस्सा है। यह सुनियोजित साठगांठ बहुत कुछ कहती है। अमेरिकी और पश्चिमी नागरिकों के भारत की सुरक्षा के विरुद्ध काम करने का यह कोई पहला या दूसरा मामला नहीं। याद रहे कि अहमदाबाद सीरियल बम धमाकों में 5 मिनट पहले इंडियन मुजाहिदीन के आतंकियों द्वारा कई न्यूज़ चैनलों को ईमेल भेजे गए थे जिसमें इन बम धमाकों की पहले धमकी और फिर जिम्मेदारी भी ली गई थी। बाद में इस ईमेल को आश्चर्यजनक रूप से भारत में रह रहे एक अमेरिकी नागरिक और अमेरिकी कट्टरपंथी चर्च से जुड़े केनेथ हैवुड नामक व्यक्ति के लैपटॉप तक ट्रेस किया गया। उस मामले की जांच कर रहे एक विवादित पुलिस अधिकारी द्वारा हैवुड को आनन फानन में क्लीन चिट दे दी गई थी। क्लीन चिट देने का एक अजीब कारण यह बताया गया था कि आतंकियों ने हैवुड का वाईफाई कनेक्शन हैक कर लिया था। हालांकि हैवुड इंटरनेट तकनीक से अनजान नहीं था और 20 सालों से एक फर्म चलाता था जिसमें भारतीयों के अमेरिकी कंपनियों में नौकरी के लिए प्रशिक्षित किया जाता था। ऐसे में हैक होने वाली बात हजम नहीं होती। तब ऐसी बातें सामने आई थी कि हैवुड CIA से जुड़ा था और सिमी और इंडियन मुजाहिदीन के मॉड्यूल संचालित कर रहा था। फिर भी इस मामले को रफा दफा कर दिया गया। हैवुड प्रकरण के करीब 3 साल बाद ही मुंबई में 26/11 आतंकी हमले हुए और उनमें से एक अमेरिकी नागरिक डेविड कोलमैन हेडली की भूमिका सामने आई। हेडली अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का बरसों तक मुखबिर रहा जो 26/11 का मुख्य साजिशकर्ता भी बना। कई अमेरिकी से पूछताछ में कोई अमेरिका से पूछे कि भारत में अमेरिकी खुफिया गतिविधियों के वे कौन से राज हेडली के पास हैं कि उस पर उचित कार्रवाई के आसार नहीं दिखते। क्या कारण है कि 166 लोगों की हत्या का जिम्मेदार होने के बाद भी वहां उसे वहां ना तो मृत्युदंड दिया जाएगा और ना ही जीवन के अंत तक कैद में रखा जाएगा और ना ही भारत को प्रत्यर्पित किया जाएगा। ऐसा ही मामला अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA एजेंट रेसियाना मेन्यू का है
जो 2005 में भारत के सबसे बड़े जासूसी कांडों में से एक नेवी वीर रूम लेक केस उजागर होने के बाद से गायब है। वर्ष 2018 में अमेरिकी ईसाई मिशनरी जॉन एलन चाउ को अंडमान निकोबार के आदिवासियों ने तब मार डाला था जब वह उनके क्षेत्र में घुसपैठ करने का प्रयास कर रहा था। स्मरण रहे कि यह वह संरक्षित क्षेत्र है जिसमें भारतीय प्रशासनिक अधिकारी और सेना भी प्रवेश नहीं कर सकते। पिछली सदी के अंतिम दशक के दौरान जम्मू कश्मीर में अलगाववाद और आतंकवाद की आग को हवा देने में अमेरिकी राजनयिक रॉबिन राफेल की भूमिका तो भुलाई ही नहीं भूली जा सकती। हुर्रियत के विस्तार में राफेल का बहुत बड़ा हाथ रहा है। इतना सब कुछ स्पष्ट होने के बाद भी आज तक अमेरिकी नागरिक अपनी तमाम भारत विरोधी गतिविधियों के बावजूद बसते चले आए हैं। कोई बड़ी घटना घटने से पहले इन्हें कभी पकड़ा नहीं जाता था और बाद में पकड़े भी गए तो सरकार बड़े आराम से उन्हें बच निकलने देती थी। ऐसे में ब्राउन और डाइक के मामले में गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और अजीत डोभाल और भारतीय सुरक्षा एजेंसियां सभी बधाई के पात्र हैं कि इस बार एहतियात बरतते हुए अमेरिकी खुफिया एजेंसियों से जुड़े लोगों को किसी बड़ी घटना को अंजाम देने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया। ये मामले भारतीय मीडिया और आम भारतीयों के लिए भी सीख है कि भारत का शत्रु सिर्फ पाकिस्तानी या चीनी ही नहीं होते हैं। राज्य शक्ति का प्रतिद्वंदी बनती कॉरपोरेट शक्ति, बिजनेस स्टैंडर्ड। जैसे जैसे दुनिया अलग अलग देशों के छोटे और संकरे गुट में बढ़ती जा रही है, यह बड़ा खतरा हो गया है कि राज्य से परे कॉरपोरेट हित वैश्विक निर्णयों पर हावी होने लगेंगे। कई तरह के व्यवधानों के इस दौर में प्रौद्योगिकी पर प्रमुख नियंत्रण और ऐसी भरोसेमंद आपूर्ति श्रृंखला के निर्माण का चलन है जिन पर भरोसा किया जा सकता है। एक सीमा तक ये अच्छी बात है किंतु प्रौद्योगिकी पर संप्रभु नियंत्रण का अर्थ यह है कि इन प्रौद्योगिकियों का निर्माण करने वाले ताकतवर केंद्रों को भी बड़ा तथा अधिक शक्तिशाली बनने दिया जाएगा। अगर यह संप्रभु शक्ति के लिए इतना जरूरी है तो क्या राष्ट्रीय सरकारें उनकी शक्ति कम करने का प्रयास नहीं करेंगी? अब हम उस निर्णायक मोड़ पर आ चुके हैं जब कॉरपोरेट शक्तियां राज्य की शक्ति के बराबर पहुंच सकती हैं या उनसे भी बड़ी हो सकती हैं। हालिया अतीत में हमने देखा है कि कैसे अमेरिका उन चिप्स और मिथॉस जैसे ऑप्टिकल इंटेलिजेंस AI मिथॉस जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स को दूसरे देशों तक पहुंचने से रोकने का प्रयास किया, लेकिन इन फैसलों में जल्द ही बदलाव करना पड़ा क्योंकि वैश्विक प्रभुत्व की चाह में कोई भी देश बुनियादी वाणिज्यिक हितों के साथ समझौता नहीं कर सकता। सत्ता पर कम्युनिस्ट पार्टी के एकाधिकार वाले चीन को जैसे ही लगा कि अलीबाबा की ताकत उसके नियंत्रण से परे चली गई है, उसने फौरन अलीबाबा के पर कतर दिए। लेकिन चीन भी अपनी तकनीक कंपनियों को वैश्विक ताकत कभी खत्म नहीं होने देगा। अलीबाबा के जैकमा को सार्वजनिक जीवन से जबरदस्ती गायब करके सख्त संदेश जरूर दिया गया होगा, मगर अलीबाबा खत्म नहीं होने दिया गया। भारत में भी अडानी और अंबानी की ताकत पर तमाम सियासी बयानबाजी के बावजूद ये कल्पना करना मुश्किल है कि वे टूट सकते हैं, क्योंकि वे उन चुनिंदा समूहों में शामिल हैं जो दुनिया की आला कंपनियों के सामने टिके रह सकते हैं। कंपनी की ताकत में कभी राज्य की किसी कार्रवाई से होने के बजाय परिवारों के अंदरूनी झगड़ों से होने की आशंका ज़्यादा होती है, क्योंकि कई बार उत्तराधिकारी अपनी अपनी कंपनियां चलाना चाहते हैं। पश्चिम में पारिवारिक कारोबार भारत के मुकाबले कम है और वहां कॉरपोरेट ताकत उन मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, CEO और निदेशक मंडलों के पास चली गई हैं जिनका चुनाव नहीं होता। जब दुनिया राजनीति और अर्थशास्त्र में कई शक्ति व्यवस्थाओं के अनुरूप ढल रही है, तब किसी भी बड़ी कंपनी को एक सीमा से ज्यादा नहीं रोका जा सकता, बल्कि कंपनियां ही सरकारों के ताकत
कंपनियां ही सरकारों पर ताकत दिखाएंगी, अमेरिका पर भी। इसका अर्थ है कि अमेज़न, एप्पल, अल्फाबेट, गूगल, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया से टेस्ला, स्पेसएक्स जैसी बड़ी कंपनियों को अमेरिकी सरकार और वॉल स्ट्रीट पर हमेशा भारी रुतबा होगा। इन कंपनियों में जल्द ही एंथ्रोपिक और ओपन एआई जैसी बड़ी कंपनियों का नाम भी जुड़ सकता है, जिनका मूल्यांकन $1 ट्रिलियन तक पहुंचने वाला है और जो बाजार में सूचीबद्ध होने की तैयारी कर रही हैं। ओपन एआई कमाई और मूल्यांकन आदि में एंथ्रोपिक से पीछे क्यों न रह जाए, उसे कभी विफल नहीं होने दिया जाएगा। जो बचा लिया जाएगा, बल्कि मजबूत कंपनियों में उसका विलय भी कराया जा सकता है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा रकम दांव पर लगी है। ये तस्वीर काफ़ी समय से उभर रही है, डोनाल्ड ट्रंप के आने से पहले भी, जिसकी अराजक नीतियों से तकनीकी राष्ट्रवाद का उदय तेज हो रहा है। ग्रीस के वित्त मंत्री रहे यानिस वरूफाकिस आदि ने जिस तकनीकी साम्यवाद शब्द को लोकप्रिय बनाया था, उसका अर्थ यह है कि संप्रभुता अब सरकारों के पास ही नहीं रह गई है। यह भारी भरकम तकनीक प्लेटफॉर्मों और कंपनियों तक पहुंच गई है, जो मोबाइल फोन से लेकर चिप और इंटरनेट तक लगभग हर मानवीय गतिविधि पर हावी है। जरा सोचिए कि अमेरिका में एक सदी से भी ज्यादा समय से एकाधिकार विरोधी कानून मौजूद है, मगर वहां कितनी बड़ी एंटी ट्रस्ट कार्रवाई सफल हो पाई है। कॉरपोरेट ताकत के दो बड़े विघटन 1911 और 1984 में हुए। 1911 में स्टैंडर्ड ऑयल को 34 कंपनियों में बांट दिया गया और 1984 में NTT को अपने क्षेत्रीय टेलीफोन कारोबार अलग करने पर मजबूर किया गया। अमेरिकी विभाग ने 2000 में माइक्रोसॉफ्ट को तोड़ने की कोशिश की, मगर अपने एकाधिकारवादी तरीकों में बदलाव पर रजामंद होकर कंपनी उस झटके से बच गई। इस समय गूगल, अमेज़न और एप्पल के खिलाफ एंटी ट्रस्ट कार्रवाई चल रही है, मगर इस बात की आशंका कम है कि उनकी कॉरपोरेट ताकत पर ज़्यादा कैंची चलाई जाएगी। कायदे में ऐसी कार्रवाई अमेरिका और चीन से शुरू होनी चाहिए, लेकिन अगर वे खुद को G2 दो देशों का समूह मानने लगते हैं, तो इस बात की संभावना ज़्यादा है कि वे अपने घर की कंपनियों के बजाय G2 के बाहर के देशों में ताकतवर तकनीकी कंपनियों का कद कम करने के लिए मिलीभगत करें। यह सोचना भी कठिन है कि अमेरिका गूगल, अमेज़न, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा या स्पेसएक्स यानी मैक 7 को उस तरह तोड़ेगा जैसे चीन बायडू, अलीबाबा, टेंसेंट और या Xiaomi के साथ किया। जरा सोचिए कि केवल एक कंपनी का कितनी जगह दबदबा है। सर्च बाजार के 90% और एंड्रॉयड, क्रोम और गूगल मैप्स के 60-70% पर गूगल का अधिकार है। ज़्यादा विवेक वाली कंपनियों में गूगल या इसकी मूल कंपनी अल्फाबेट को कम से कम 4 या 5 अलग अलग कंपनियों में बांटा जाना चाहिए था, और अमेज़न को भी इतनी ही कंपनियों में। किंतु राजनीतिक शक्ति के विखंडन के दौर में तमाम तकनीकी सामंतवाद के खिलाफ देशों को एकजुट कार्रवाई की गुंजाइश घट रही है। तकनीक सामंतवाद को तभी सीमित किया जा सकता है जब प्रमुख शक्तियों के बीच समझौता हो। इन कॉरपोरेट दिग्गजों को तोड़ने के लिए अमेरिका और चीन ही नहीं, एशिया, अफ्रीका, यूरोप और लैटिन अमेरिकी की उभरती शक्तियों को भी शामिल करना होगा। लेकिन जब भू राजनीतिक ताकत खुद टूट रही हो तो ऐसा होना असंभव लगता है। जब सामूहिक संप्रभु ताकत दुनिया भर में कंपनियों के आकार पर अंकुश नहीं लगा सके, तो वैश्विक निर्णय प्रक्रिया में तकनीक सामंतवाद की प्रमुख भूमिका रहेगी। चाहे निर्णय नागरिकों को केवल उपभोक्ता बनाकर न छोड़ दें, जिनकी निजता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन होता रहे। भारत जैसी मझोली शक्तियां
इन बड़ी कंपनियों को चुनौती कैसे दे पाएंगी जब अमेरिका और यूरोप तक ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। बेशक कल्पना लगे, मगर हकीकत यह है कि इसे बदलने का दूसरा तरीका यही है कि नागरिक गैर जवाबदेह कॉरपोरेट दिग्गजों को इतनी अधिक शक्ति देने के खिलाफ बड़ा विरोध करें। लेकिन ऐसे विद्रोह के साथ अपनी तरह की अराजकता आती है, क्योंकि वे स्थापित कानून और आर्थिक व्यवस्था को उलट देते हैं। भारत समेत दुनिया भर में असहनीय स्तर तक मुफ्त की रेवड़ी और सब्सिडी इसलिए बांटी जाती है ताकि नागरिकों की बेचैनी काबू में रखी जाए और वे सड़कों पर नहीं उतरे। सरकार की ताकत और कंपनियों की ताकत तथा मतदाताओं की परिवर्तन लाने वाली ताकत और सरकार एवं तकनीकी सामंतों की साझा ताकत के बीच स्पष्ट असंतुलन है जो लगातार बढ़ रहा है। इसमें नहीं पता कि यह संतुलन कैसे दूर होगा, मगर इसे दूर करना होगा। पश्चिम को यह मानना पसंद है कि ऑलिगार्क सत्ता और राजनीति को प्रभावित करने वाले धनकुबेर केवल रूस में हैं, मगर ऐसा नहीं है। नियम बनाम नैतिकता जनसत्ता। नियम बनाम नैतिकता। यह विचित्र विडंबना है कि संविधान में दर्ज जिन नियम कायदों को पालन न केवल तकनीकी दृष्टि से बल्कि नैतिकता की कसौटी पर भी जरूरी होना चाहिए, उन्हें ताक पर रखकर कई बार सरकारें अपनी सुविधा के मुताबिक तर्क गढ़ लेती हैं। बिहार में नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री रहते राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश को मंत्री बनाया गया था, मगर बीच में ही नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया और उसके बाद सम्राट चौधरी के नेतृत्व में गठित नई सरकार में दीपक प्रकाश को दोबारा मंत्री पद मिला। संविधान के अनुच्छेद 164(4) में यह प्रावधान है कि विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य हुए बिना किसी को मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन 6 महीने के भीतर उसे किसी एक सदस्य का सदस्य बनना होगा। दीपक प्रकाश के मामले में सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर यह सवाल उठाया गया कि 6 महीने के भीतर भी विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य नहीं बनने के बावजूद एक व्यक्ति को अगर मंत्री बनाए रखा जाता है तो क्या इसे नैतिक या कानूनी दृष्टि से उचित माना जा सकता है। इस मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार से पूछा है कि कोई मंत्री बिना चुने हुए 6 महीने से ज्यादा समय तक अपने पद पर कैसे बना हुआ है। अदालत ने साफ कहा है कि यह पूरी तरह कानून का मामला है। इस संबंध में बिहार में नई सरकार बनने और दीपक प्रकाश के दोबारा मंत्री बनने की दलील भले दी जाए, लेकिन राजनीतिक नैतिकता की कसौटी पर इसे उचित नहीं ठहराया जा सकता। हालांकि करीब 25 साल पहले पंजाब के इसी तरह के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि संविधान का अनुच्छेद 164(4) केवल एक बार अस्थायी छूट देता है। अदालत ने 6 महीने पूरे होने के बाद भी बिना विधायक बने मंत्री बनाना संविधान के साथ छल माना था। अब बिहार में विधान परिषद के एक सदस्य के इस्तीफे के बाद नई तस्वीर बनाने की कोशिश हो रही है, मगर यह देखने की बात होगी कि सुप्रीम कोर्ट दीपक प्रकाश के मामले में क्या फैसला देता है। यह ध्यान रखने की जरूरत है कि किसी प्रावधान की धुंधली व्याख्या करके तात्कालिक लाभ तो उठा लिया जाता है, लेकिन इस क्रम में हुआ नुकसान दीर्घकालिक होता है। सिर्फ फास्ट ट्रैक कोर्ट से नहीं बनेगी बात। हिंदुस्तान। फैजान मुस्तफा, कुलपति चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय। बीती 27 जुलाई को फास्ट ट्रैक कोर्ट में पेपर लीक की पहली सुनवाई ही स्थगित करनी पड़ी क्योंकि सीजीआई के वकील पेश नहीं हुए, जबकि उस दिन लोकसभा में सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया था। महज 2 साल के भीतर इस कानून में संशोधन की जरूरत इसलिए आन पड़ी क्योंकि पेपर लीक के मामले रुक नहीं रहे। बहरहाल नए विधेयक को संसद के दोनों सदनों में मंजूर कर लिया है और अब इसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। इसमें यह प्रावधान किया गया है कि चार्जशीट दाखिल होने की तारीख से 3 महीने के भीतर त्वरित अदालतों के माध्यम से पेपर लीक संबंधी मामलों का निपटारा किया जाएगा। हालांकि उत्तराखंड, झारखंड और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में इसे और भी ज्यादा कड़े कानून मौजूद हैं, जिनमें उम्र कैद तक की सजा के प्रावधान है। अपने देश में त्वरित मुकदमा चलाने का कानूनन कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन हुसैनारा खातून 1979 मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि मुकदमे का शीघ्र निपटारा आरोपी का अधिकार है और उसने उसे संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत आजादी के अधिकार से जोड़ा था। शीर्ष अदालत ने इसी आधार पर इस हफ्ते यूपीए के 2 आरोपियों को
जमानत दी है, क्योंकि उनका मुकदमा बीते 12 वर्षों से शुरू नहीं हुआ था। हालांकि आज आरोपी के अधिकार के तौर पर नहीं, बल्कि पीड़ित के तेजी से न्याय पाने के अधिकार के रूप में हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम 2023 में प्रावधान है कि आदर्श रूप में आपराधिक मुकदमे का निपटारा 2 साल के भीतर हो जाना चाहिए। हालांकि कागज पर लिखे कानून और अमल में आने वाले कानून के बीच हमेशा फर्क होता है। एक देश के तौर पर हमें इस फर्क को मिटाना होगा। प्रधानमंत्री ने खुद जंतर मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन में दखल दिया था और प्रदर्शनकारियों को आश्वस्त किया था कि पेपर लीक के मामले में त्वरित अदालतें बनाई जाएंगी। विरोध प्रदर्शन खत्म होने के बाद केंद्र सरकार ने संशोधन बिल पेश करके अपना यह वादा निभाया है। संभवतः बहुत कम लोग जानते हैं कि प्राचीन भारत में भी खास तरह की अदालतें हुआ करती थीं। कौटिल्य की मशहूर किताब अर्थशास्त्र में कंटक शोधन अदालतों का जिक्र मिलता है, जो मौर्य काल की विशेष अदालतें थी और भ्रष्टाचार व आर्थिक अपराधों से जुड़े मामलों का निपटारा करती थी। गुलाम भारत में बढ़ती राष्ट्रवादी लहर से निपटने के लिए ब्रिटिश सरकार ने भी क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1908 के जरिए खास ट्रिब्यूनल बनाए थे, जिनमें सामान्य आपराधिक मामले नहीं सुने जाते थे। यहाँ तक कि 1937 में मध्य प्रांत में परीक्षा में कदाचार को रोकने के लिए एक कानून बनाया गया था, जो बर्मा के कानून पर आधारित था। आजाद भारत के शुरुआती 3 दशकों में विशेष अदालतों को लेकर कानून थे, जैसे विशेष दंड न्यायालय, अधिवक्ता अधिनियम 1950 और आपराधिक विधि संशोधन विधेयक 1952। ये विशेष अदालतें रिश्वत और भ्रष्टाचार के मामलों का निपटारा करती थीं। सन 1952 में अनवर अली सरकार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल तेजी से सुनवाई के लिए विशेष अदालतें गठित नहीं की जा सकती। बाद में शीर्ष अदालत की शीर्ष अदालत की 7 जजों की पीठ ने इसकी स्थापना की अनुमति दी, लेकिन पी रामचंद्र राव 2002 मामले में कहा कि आपराधिक मुकदमे के निस्तारण के लिए कोई समय सीमा तय नहीं की जा सकती। हालांकि 1982 से 2015 के बीच ऐसे 25 कानून बनाए गए जिनमें विशेष अदालतों का प्रावधान था। ये अदालतें मुख्य रूप से भ्रष्टाचार, आतंक विरोधी और आर्थिक मामलों से जुड़ी थी। सामान्य अदालतों के जजों को ही विशेष अदालतों में जिम्मेदारी सौंपी गई, जिनका नतीजा यह रहा कि न तो भ्रष्टाचार कम हुआ और न ही हम आतंकी व आर्थिक अपराधों से बेहतर निपट पाए। साल 2000 में 11वें वित्त आयोग ने फास्ट ट्रैक कोर्ट पर जोर दिया गया और ऐसी 1734 अदालतें बनाने का प्रस्ताव रखा। 14वें वित्त आयोग ने भी ऐसी अदालतों पर बल दिया। साल 2019 में सरकार ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्वतः संज्ञान लेकर दिए गए निर्देश के आलोक में फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट संबंधी योजना शुरू की, जिसके तहत मार्च 2026 तक 790 त्वरित अदालतें गठित की जानी थी। इसके लिए 1952.23 करोड़ रुपए आवंटित भी किए गए। इन अदालतों का गठन बलात्कार और पॉक्सो एक्ट 2012 से जुड़े लंबित मामलों की तय समय सीमा में सुनवाई के लिए किया गया है। हालांकि इस योजना को 2 बार बढ़ाया गया है। आखिरी बार इसे सितंबर 2026 तक बढ़ाया गया ताकि निर्धारित 790 कोर्ट गठित हो सकें। मौजूदा तारीख में देश भर में 774 त्वरित अदालतें काम कर रही हैं, जिनमें 392 पॉक्सो के मामले को सुन रही हैं। इनमें अब तक 3,34,213 मुकदमों का निपटारा किया जा चुका है। सामान्य अदालतों में जहां बलात्कार और पॉक्सो मामले के निपटारे की औसत दर प्रति कोर्ट प्रतिमाह 326 है, वहीं त्वरित अदालतों में यह दर 951 है। माना गया था कि साल भर में हर अदालत 165 मामलों को निपटाएगी, लेकिन 2023 में त्वरित अदालतों के पास करीब 2 लाख मामले लंबित थे। वहीं 2025 में यह संख्या बढ़कर तकरीबन 2.45 लाख हो गई। जैसे जैसे सब लंबित मामलों की संख्या बढ़ेगी, तेजी से न्याय मिलने का लक्ष्य और भी दूर होता चला जाएगा। कहते हैं देर से मिला न्याय न मिलने के बराबर ही होता है, लेकिन यह भी उतना ही सच है कि जल्दबाजी में किया गया न्याय का गला घोटने जैसा है। सर्वोच्च न्यायालय ने बार बार यह कहा है कि विशेष या त्वरित अदालतों के जरिए समानता के अधिकार को कमजोर नहीं किया जा सकता। पेपर लीक की समस्या का समाधान किसी कानून या फास्ट ट्रैक कोर्ट में नहीं है। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, जुड़े रहिए आप हमारे साथ और हमारे पेज RNQ न्यूज़ डिजिटल मीडिया को फॉलो कीजिए सभी प्लेटफॉर्म पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, ट्विटर पर, इन सभी पर। बहुत बहुत धन्यवाद।